हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका KGSM केमिस्ट्री क्लासेस में। आज बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है 11th क्लास का और बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। तो आज सबके जब मैंने पूछा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं तो सबने कहा कि 40 प्लस मार्क्स हैं। तो चलो देखते हैं कितने बच्चों के 40 प्लस मार्क्स हैं। कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 11th का पेपर है और इसमें आपको सिर्फ सिखाया जाता है कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को कैसे मेंटेन करना होगा, टाइमिंग का और वो सारी बातें इसमें सीखनी होती हैं। तो देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। पेन पेपर लेके बैठ जाइए और चेक कीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा था कि 10.135 में कितने सार्थक अंक हैं। यहाँ देखो डिजिट कुछ ऐसे है कि अगर नंबर वाली डिजिट्स के बीच में 0 आता है या मार्क्स आते हैं तो मैंने जैसे क्लास में करवाया था उन्हीं रूल्स के हिसाब से लास्ट में और फर्स्ट में दोनों में डिजिट्स हैं और बीच में जो 0 होगी वो काउंट होगी। तो इसमें टोटल सार्थक अंक होंगे 5। दूसरा सवाल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस करने में क्या होता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम दो तरीके से दिमाग यूज़ कर सकते हैं। पहला ये कि आपको डायरेक्ट पता हो, और दूसरा ये कि चलो भूल जाए तो हम चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखो मैसोन का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है। तो देखो परमाणु मॉडल था तो परमाणु का ऊपर मॉडल दिया गया था, मतलब परमाणु पहले खोज हो चुका था। अल्फा कण थे तो हमने जो नाभिक ढूंढा था वो अल्फा कणों से टकरा के ढूंढा था, मतलब अल्फा कण हमारे पास ऑलरेडी थे। मैसोन का आपके चैप्टर में कहीं भी कोई भी मतलब जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो नाभिक का अस्तित्व बताता है कि किसी भी परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में होता है। ठीक है। तीसरा ये था कि आवर्त सारणी में अनिश्चित स्थान वाला तत्व है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हीलियम, रेडॉन, जीरो और हाइड्रोजन। देखो हम जब कभी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मैंने आपको पूरी क्लास में सबसे पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसका स्थान बिल्कुल भी निश्चित नहीं, वो घूमता रहता है। क्यों? इसका जवाब ये है, देखो हीलियम उत्कृष्ट गैस है, रेडॉन है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो S ब्लॉक में फर्स्ट क्षारीय धातु फर्स्ट S ब्लॉक में पाया जाता है, और जीरो ये पीछे ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन जो दूसरे नंबर का है वह ऑप्शन है जो हाइड्रोजन है वो आवर्त सारणी में अनिश्चित स्थान वाला, क्योंकि इसके जो गुण हैं क्या होते हैं कि इसके हैलोजन से भी मिलते हैं और इसके कार्बन परिवार से भी मिलते हैं। तो इसको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है, केवल इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब हाइड्रोजन। निम्न में से किस प्रक्रम में एंट्रोपी नहीं बढ़ती है। देखो सवाल कंफ्यूजिंग है, यहाँ ये कह रहा है कि एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है विलयन से शर्करा का क्रिस्टलीकरण। देखो हमारे पास पानी है, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, बिल्कुल घुली हुई। अब क्या कर रहे हैं, जब चीनी घोल रहे होते हैं तो अब ये कह रहा है कि विलयन है, विलयन में चीनी घुली हुई है, और घुली हुई चीनी में से आप चीनी का क्या कर रहे हो, क्रिस्टलीकरण, मतलब घुली हुई चीनी अब वापस से चीनी बनने जा रही है। मतलब जो चीनी थी वो घुली हुई थी, वो लिक्विड फॉर्म में थी, मतलब द्रव अवस्था में थी। अब वो क्या हो रही है, सॉलिड में बदल रही है। तो एंट्रोपी क्या होती है, गैस बहुत दूर दूर होती है, मैंने क्या कहा, एंट्रोपी होती है अव्यवस्था। तो गैस में बहुत ज़्यादा होती है, फिर द्रव में, और उसके बाद आती है ठोस के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, विलयन से चीनी में जा रही है, चीनी का मतलब क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल मतलब सॉलिड में जा रही है, तो लिक्विड से सॉलिड में जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी। मतलब विलयन था, विलयन से वो कहाँ पर गई है, सॉलिड में, तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी। दूसरा ऑप्शन है कपूर का वाष्पीकरण। देखो कपूर होता है सॉलिड, और सॉलिड से वाष्पीकरण मतलब वो वेपर फॉर्म में गई है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ठोस से गैस में जा रही है, तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा है गैसों का मिश्रण बनना। तो बीच में इंटरप्शन हो गया। अब देखो हम कहाँ थे, गैसों का मिश्रण बनना। तो देखो कपूर का वाष्पीकरण, कपूर पहले सॉलिड था उससे गैस में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से गैस में जा रहा है। तो मतलब ठोस में कण पास पास होते हैं, व्यवस्था क्या होती है, ज़्यादा होती है, और गैस में जाता है व्यवस्था बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि वो ठोस से गैस में जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है गैसों का मिश्रण बनना। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मान लो दो गैसों को हम मिला रहे हैं
तो ये गैस का मॉलिक्यूल, ये दूसरे गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो टकराते हैं। टकराने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, मतलब आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे को दूर करेंगे, और जब दूर करेंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसमें भी क्या होगा, वो दूर दूर होंगे, और जितना दूर होंगे उतनी ज़्यादा अव्यवस्था बढ़ती है। तो यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है। और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो ये ऑप्शन है 9th-10th क्लास में हम क्या करते हैं, जहाँ भी उपयुक्त सभी मिलता है वो लगाकर हम टिक करते थे, बट ऐसा नहीं करना था। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसमें एंट्रोपी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर पहला प्रक्रम है कि विलयन से जब शर्करा होता है तो उसमें एंट्रोपी घटती है, बढ़ती नहीं। ऑप्शन नंबर 5वां क्वेश्चन है कि चूना पत्थर से CaO+CO2 का बनना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप में गर्म करते हैं, जैसे मैंने क्लास में करवाया था, तो CO+CO2 में टूट जाता है। मतलब चूना पत्थर एक होता है, वो 2 अपने उत्पादों में टूट रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो विघटनकी होती है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक धातु कौन सी है। देखो, अपचायक धातु का मतलब होता है कि जो दूसरे का अपचयन कर दे, और दूसरे का अपचयन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और दूसरे का अपचयन तब करेगी जब वो खुद वो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु। अब जो धातुएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा त्यागने वाली होती है पहले वर्ग की, और पहले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और जो आकार होगा, जिसका जितना ज़्यादा आकार होता है वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो यहाँ पर सीजियम जो है वो प्रबलतम अपचायक है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और बहुत ही आसानी से त्याग देती है। अगला है क्लीमेंशन अपचायक है। देखो, क्लीमेंशन जो है आपके सिलेबस में ओपनली नहीं दे रखी है, ये 12th में ज़्यादा मिलती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड नहीं है, सोडियम और एथेनॉल भी नहीं है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचन में। सोडियम बोरोन हाइड्राइड से आप अपचन करा सकते हो, जैसे एल्कीन में एल्कीन में कर सकते हैं, और भी होते हैं जितने भी होते हैं। सोडियम और जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है, वो बुलंक अपचयन होता है। और जिंक Hg और HCl, देखो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल में या तो कीटोन ले लो या फिर आप क्या ले लो, एल्डिहाइड ले लो। उसके अंदर जो CO ग्रुप होता है वो डायरेक्ट CH2 में चेंज हो जाता है, और हम क्या करते हैं, जब भी कार्बोनिल होता है उससे सीधी हमें एल्केन मिल जाती है। तो यहाँ पर जिंक Hg और HCl जो होगा वो क्लीमेंशन अपचायक है। PAN का अर्थ, PAN होता है परऑक्सी A4 एसिटिल और N4 नाइट्रेट। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो B आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो NH3 की ज्यामिति। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ज्यामिति होती है और एक आकृति होती है। मैंने पहले भी बताया, जो ज्यामिति होती है वो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, बंदी युग्म और एकाकी युग्म दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर NH3 की जब हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंध जाते हैं और 1 लॉन पेयर रह जाता है। तो 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लॉन पेयर होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्यामिति में चारों को काउंट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर को जब हम टोटल काउंट करेंगे तो 4 आता है, और 4 के लिए संकरण होगा sp3, और sp3 होने की वजह से यहाँ पर जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, चतुष्फल की। B3N3H6। अब जिसने ये पढ़ा है उसको आता है, जिसको नहीं पढ़ा है उसको नहीं आता। तो B3N3 जो H6 होती है, देखो बेंजीन होती है 2 तरीके की, एक कार्बनिक होती है और एक अकार्बनिक होती है। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन है वो अकार्बनिक बेंजीन है। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जितना पूछा गया है हमें केवल उतना ही लिखना होता है। पहला पूछा है इसने कि कैंसर के चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 12th बोर्ड में भी आता है। इसमें 2 तरीके के औषधियाँ होती है, एक तो होती है टैक्सोल और दूसरी होती है सिस्प्लेटिन, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसमें आपको क्या करना था, एक ही औषधि बतानी है। औषधि कौन सी होती है, वो सिस्प्लेटिन होती है। समभारिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे C614 कार्बन का जो समस्थानिक होता है रेडियो एक्टिव, और नाइट्रोजन 714, उनमें इनके परमाणु क्रमांक 6 और 7 अलग अलग है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। क्षार धातुओं में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी होता है। देखो, क्षार धातुएं होती हैं हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। तो यहाँ पर जो फ्रांसियम होता है, Fr जो होता है वो हाइड्रोजन, ए, ली, ना, की, रब, CS, Fr। हाँ, तो यहाँ पर Fr जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है।
निम्नलिखित को आपंद कोण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, चारों को जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन तीनों में सेम है, चारों में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार के ही हाइड्राइड हैं, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर होते हैं और उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बंद कौन होगा, एंटीमनी में, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फॉस्फीन pH3 और उसके बाद NH3। तो 4, 3, 2 और 1, इसका क्रम बिल्कुल ये होगा। अब अगला है XeOF4 में Xe की संकृत अवस्था बताइए। देखो ये भी VSEPR वेस्पर जो थ्योरी है उससे हमें निकालना था। जीनोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के साथ F ने बंध बना लिया, और जो ऑक्सीजन होते हैं उसकी बंध बनाने की क्षमता 2 होती है। तो अपने पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 में से इसने बना लिया, तो बचे कितने, 4, और 4 में से 2 के साथ ऑक्सीजन ने बंध बना लेता है। तो यहाँ पर जीनोन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जीनोन की जो संकृत अवस्था आएगी, जिसने मेरी क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से पता है, इसमें sp3d2 संकरण आएगा, क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर है और कितने हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं। और हम कभी भी जब भी काउंट करते हैं संकरण को तो उसमें पाई बंद को कभी भी काउंट नहीं करते, लेकिन बंदी युग्म और एकाकी युग्म को काउंट किया जाता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, मैंने बताया था। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है आपको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ऊष्मा को, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिख सकते थे, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी जो सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो उसमें कार्य और किसके, डेल्टा U बराबर, हाँ, ऊष्मा में परिवर्तन और कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला सवाल है, उबले हुए अंडे की एंट्रोपी सामान्य अंडे की तुलना में अधिक होती है। देखो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। अंडा जब उबल जाता है तो उबल जाने के बाद वो ठोस में हो जाता है, और जब सामान्य में होता है तो जब आप उसको फोड़ते हो तो लिक्विड में बदल जाता है, मतलब ऐसे ही फैल जाता है। तो देखो एंट्रोपी होती है अव्यवस्था। अब आप एक चीज़ को, पानी को फैलाओ और एक ठोस लो, तो व्यवस्था किस में ज़्यादा होती है, ठोस में ज़्यादा होती है। तो एंट्रोपी क्या होती है, जिसमें जितनी अव्यवस्था उतनी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो उबला हुआ अंडा ठोस, और जो सामान्य होता है वो द्रव में होता है, तो द्रव की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो उबले हुए अंडे की क्या होती है, एंट्रोपी कम होती है, क्योंकि उबला हुआ अंडा ठोस अवस्था में होता है और सामान्य अंडा लिक्विड अवस्था में होता है। जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? ये मैंने क्लास में लैब में भी प्रैक्टिकल करवाया था, और मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही Zn + CuSO4 करते हैं तो ZnSO4 + C हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिंक धातु कॉपर से क्रियाशील होती है, और जिंक कॉपर को उसके विलयन में से क्या कर देती है, अलग कर देती है और बना लेती है जिंक सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक की छड़ को डालते हैं तो वैसे भी नीला रंग किसकी वजह से होता है, कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप क्या करते हो, विलयन होता है उसमें Cu+2 आयन की वजह से होता है। अब यहाँ पर क्या करता है कि Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cu को देता है ना। देखो शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर जो विलयन होता है उसका रंग किसकी वजह से होता है, नीला, कॉपर की वजह से होता है। और जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और उसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिसमें क्या होता है, कॉपर+2 आयन समाप्त हो जाते हैं। जिसने क्लास में लिया है उसको पता है आराम से। और क्या करता है, जिंक कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे उसमें क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो कॉपर आयंस खत्म हो जाते हैं, तो उसका क्या होता है, नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो बेसिकली आंसर क्या लिखना था, क्योंकि जिंक क्रियाशील होती है और जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है, जिसकी वजह से उसका नीला रंग समाप्त हो जाता है। SiO4 की पावर 4- की चतुष्फल की संरचना बनाई है। तो क्या करना था, जैसे CH4 में कार्बन बीच में लेके O, H, H, H और H ऐसे बनाते थे। सिंपल करना है, कार्बन की जगह सिलिकॉन लगाओ, नीचे O, O, O और ऊपर भी O, और सबके बीच में जो बंद कोण आएगा वो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। अब लास्ट सवाल है। देखो सब में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, लॉजिकल थे और छोटा छोटा लिखना था, कोई बड़ी कहानी नहीं लिखनी थी। चौथा है, सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी दिए गए संख्यात्मक मान में वे संख्याएं जो अपने संख्यात्मक मान में इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हीं को ही हम सार्थक अंक बोलते हैं, गणना करने में इम्पोर्टेंट होती हैं। निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बताइए। देखो पहला है 0.0072। मैंने बताया था कि अगर संख्या दे रखी है और संख्या से पहले 0 हो, फिर दशमलव हो और पहले 0 हो, ठीक है,
तो क्या करना होता है कि हम उन जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 72, तो केवल कितने होंगे 2 सार्थक अंक। अगला सवाल कन्फ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर इसमें क्या आएगा। देखो नियम मैंने बहुत अच्छे से लिखाया था, संख्या दे रखी हो, उसके पीछे जीरो हो, फिर दशमलव आ जाए और दशमलव के बाद जीरो हो, तो क्या करते हैं दशमलव के बाद जितनी भी जीरो आती हैं उन सबको काउंट किया जाता है। तो इसमें ओवरऑल आज अपनी कॉपी खोल के देखना, उसमें नियम लिखा हुआ है और इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 5। अगला है 6.0012, 2 संख्यात्मक मान के बीच में चाहे दशमलव आए चाहे कितनी ही जीरो आए वो सारी काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर 6, 2, 2, 4 और 1, 5, तो इसमें टोटल सार्थक अंक होंगे 5। मेरी बैटरी लो भी होने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, देखो मैंने रटने के लिए और समझने के लिए बताया था। स्टार्क मतलब आर्क मतलब विद्युत क्षेत्र। तो जैसे ही किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को विद्युत क्षेत्र में से या चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारते हैं तो वो अपनी 2, 4, 6 लाइनों में टूट जाती है। तो यहाँ इसका मतलब था अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारें तो वहाँ पर जो प्रभाव होगा लाइनों का बदलना वो जीमान होगा, और विद्युत क्षेत्र में से गुजारेंगे तो भी वो टूटेंगी, लेकिन वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में से गुजारेंगे तो प्रभाव कहलाता है स्टार। लिथियम +2 की द्वितीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, Rn बराबर होता है 0.52 मतलब 52.9 पिकोमीटर इंटू n²/z। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द्वितीय कक्षा की, तो n का मान 2 रखो, लिथियम आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पर, तो सूत्र में जैसे मान रखोगे वहाँ पर आ जाएगा। असमानुपातन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी हो जाता है। किसका? एक ही स्पीसीज का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी होता है। जैसे NaCl की आप रिएक्शन कराओ, क्लोरीन की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, तो क्लोरीन क्या करेगा NaOH से रिएक्शन करके NaOCl बनाएगा प्लस NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो एक में वो क्या दिखा रहा है क्लोरीन जी क्या दिखाएगा +1, एक में दिखा रहा है -1, तो क्लोरीन एक ही जगह 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, तो इन्हीं को असमानुपातन कहते हैं। ये भी मैंने क्लास में अच्छे से करवा दिया था। क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण देती हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वो क्या करता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है उच्च से निम्न में आएगा तो क्या करता है विकिरण उत्सर्जित करेगा, इसलिए क्या देता है रंग। पेंटेन के सभी समावयवों की संरचना नाम लिखिए। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, एक लंबी संरचना बनती है जिसको N पेंटेन बोलते हैं, फिर एक श्रृंखला मिला दीजिए आइसो बन जाएगा, आइसो बनने के बाद क्या बना दीजिए उसका नियो बना दीजिए, है ना। और इसकी तरीके से एक और बन जाता है जिसको सक्रिय पेंटेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं धूम कोहरा क्या है। तो धूम कोहरा मैंने आपको बता दिया था, अगर धूम रूप में कोहरा होता है तो उसको धूम कोहरा, और वो 2 तरीके का होता है। अगर वो क्या होता है, सवाल यह था सामान्य धूम कोहरा प्रकाश रासायनिक से कैसे अलग होता है। देखो सामान्य में क्या होता है कि कोहरे गैस और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड अगर मिल जाती है तो उसको धूम कोहरा बोलते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसमें नाइट्रेट वगैरह मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं प्रकाश रासायनिक बोलते हैं। धूम कोहरा कैसा होता है, अपचायक की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है। ये ऐसे ऐसे करके लिखना था। हरित रसायन से आप क्या समझते हैं? देखो हम क्या करते हैं, पहले क्या है बहुत सारे प्रदूषण वाली चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे अपन फ्रिज में यूज़ करते थे तो फ्रीऑन गैस निकलती है और वो हमारी ओजोन परत में छेद करती है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन की फ्रीऑन का यूज़ करते हैं जो हमारे प्रदूषण कम करती है। पहले ड्राई क्लीनिंग करते थे तो उसमें क्या होता है पानी प्रदूषित हो जाता था, है ना, क्लोरीन वाला होता था, तो उसकी जगह अब क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसके कुछ कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वो पानी भी प्रदूषण नहीं होता और हमारी साफ भी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये हरित रसायन ये मैंने आपको लिखा चुका हूँ। अगला वाला सवाल अच्छा है कि बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी से कम क्यों होती है, मतलब बेरिलियम की कम होती है, बोरोन की कम होती है बेरिलियम से। देखो सिंपल सा है, बोरोन क्या होता है 5वें पर आता है 1s2 2s2 और 2p1, और बेरिलियम होता है 2s2। तो मतलब आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको ऊर्जा देनी है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो आप। बोरोन का लिखोगे तो आपको 2p1 मिलेगा, तो मतलब p कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उत्कृष्ट गैस में, उत्कृष्ट मतलब स्थायी पूरा भरा मिल जाएगा। और बेरिलियम में क्या है 2s2 है, तो मतलब दूसरा है वो पूरा भरा हुआ, और पूरे भरे हुए से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। p में केवल एक था, एक निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा स्थायी हो जाएगा। तो इस वजह से अगर जिसने पढ़ा है उसको भी आ जाएगा कि आंसर क्या है इसका, कि बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से क्या होती है कम होती है, क्योंकि बोरोन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकाल देंगे तो स्थायी प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का ऑलरेडी स्थायी है, निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है।
Na से Na+ बनने की अपेक्षा सीजियम से Cgm+ बनना अधिक आसान है, क्योंकि सोडियम का आकार क्या होता है, छोटा होता है, उसमें प्रभावी नाव के आवेश ज़्यादा लगता है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित रखता है, तो उससे निकालना काम क्या होता है, कठिन होता है। मतलब सोडियम का आकार छोटा होता है, प्रभावी नाव के आवेश ज़्यादा। और सीजियम में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है तो आकार बढ़ जाता है। अब जब आकार बढ़ जाता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ये भी क्लास में करवा दिया था। हाइड्रोजन अणु का अणु कक्षक क्षेत्र बनाकर सिद्ध कीजिए। हाइड्रोजन क्या होता है, 2 ले लो, 1s इधर, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, नीचे सिग्मा 1s, ऊपर सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ये मैंने क्लास में करवा दिया था। 2 एक इलेक्ट्रॉन होते थे, दोनों नीचे आ जाएंगे, Nb - Na करोगे तो 2 - 0 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो बंद कोटि होती है 1, और कैसा होता है, दोनों युग्मित होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय अब वो करा देना था। सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग। बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो सीमेंट के घर बनाओ, मिट्टी खिलौने बनाओ, दीवार वगैरह बनाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में आप कर सकते हो। विस्तीर्ण गुण और गहन गुण में कोई 2 अंतर लिखिए। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। गहन गुण ऐसे गुण होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर क्या होते हैं, गहन मतलब इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब नोट मतलब जो निर्भर नहीं करते हैं, जैसे तापदाब। और जो निर्भर करते हैं वो विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। मोलर ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। देखो, मोलर ऊष्माधारिता C बराबर होता है ΔQ/T, और अगर इसमें n का भाग दे दें तो C बराबर ΔQ/n ΔT। अगर आपने कुछ ऐसे किया है तो सही है। और विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 1 ग्राम किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो C बराबर Q/m ΔT करना था। ये इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर होगा। लास्ट सवाल अपने पास क्या है, अगला है, गलन की एंट्रोपी और वाष्पन की एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। देखो, जब बर्फ़ होता है उसको हम क्या करते हैं, गलाते हैं, तो क्या बनता है, वो पानी में बदल जाता है। तो वहाँ पे जितनी भी ऊष्मा देना होता है तो वो क्या होती है, उसकी ऊष्मा में परिवर्तन। ये पूछ रहा है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी होता है S बराबर ΔQ/T। तो यहाँ पर हम क्या करें, गला रहे हैं, तो गलाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो ΔH होगी, और गलाने के लिए क्या होती है, V होती है। तो ऐसे कुछ किया है तो सही है। ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की जो ऊष्मा होती है वो लगातार बढ़ रही है, और उत्क्रमणीय प्रक्रम की क्या होती है, 0 रहती है, और मैंने बहुत बड़ा डेरिवेशन करा दिया था। डाइवोरेन की विधियाँ, गुण, संरचना और ये बंधन। इसमें ऐसे तो मैं बोरोन का 2H इधर, एक केला बंद आता, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा अगर आपने कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है। सिलिका पूरी संरचना, गुण और 4 उपयोग। सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका में 4 बंध बनते, सिलिका ऑक्सीजन, ये क्लास में मैं करवा चुका था। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। देखो, क्लीमेंशन और वोल्फ किस्टनर आपकी नई बुक में नहीं दे रखे, तो आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, मैंने चेक नहीं किया है। फिर भी क्लीमेंशन और वोल्फ किस्टनर में क्या होता है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन होता है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया आप अगर जिंक Hg और HCl से कराते तो वो क्लीमेंशन होता है। और वोल्फ किस्टनर में क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं और एथेनॉल उसके साथ में लेते हैं, तो जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है वो CuCH2 में बदल जाता है। मतलब आप एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोनिल यौगिक से क्या बना सकते हैं, आप एल्केन बना सकते हैं। अगली रिएक्शन है कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl एल्किल हैलाइड या एसिटिल हैलाइड से अगर आप करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपको टोल्यूइन या एसिटोफिनोन बनता है। मतलब CH3 जुड़ जाता है, वहाँ पर CH3CO जुड़ जाता है ना। ये मैंने रिएक्शन करा दी थी। गाटरमान कोच है, ये छुपी हुई रिएक्शन थी। बेंजीन की अभिक्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCN से जब आप कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड बन जाता है ना। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो बेसिकली जो पेपर था लेंथी नहीं था, कॉन्सेप्ट वाला था। अगर आपने पूरा पढ़ा होता तो आपको वो क्या होगा, बिल्कुल सही गया होगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है। और देखो, मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ, ये केवल आपका क्या है, एग्ज़ाम पेपर है ना। कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि सर तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्ज़ाम देख कर बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ाया है और क्लास में बहुत आपको आराम से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। उसके बावजूद अगर आप भूल जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लर्निंग का टाइम है, सीखिए। पेपर में प्रेशर लेना आप सीख चुके हैं। अगर किसी के मार्क्स कम भी आए हैं तो डरना नहीं है। फेल वेल होने का सिस्टम बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने अगर पढ़ाया है तो लगता नहीं है कि आप फेल होंगे। लेकिन बहुत अच्छा पेपर था, लॉजिकल था। अच्छी बात है, जिनके 40 से प्लस नंबर आ रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शुभकामनाएं, आपका केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हो चुका है और 11वीं क्लास में आपने एक और सीढ़ी पार कर ली है। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही अपने टीचर्स को बताते रहें कि आज मेरा 40, 45, 56 में से इतने मार्क्स आए हैं। धन्यवाद।